Hello everyone, welcome to Science Veda. So today we're going to discuss about the second part of this chapter, that is chapter 14, environmental chemistry. So in this video we're going to discuss about different topics, that is the stratospheric pollution, ozone formation, depletion of ozone layer and so on. So our first topic is stratospheric pollution. स्ट्रेटोस्फेरिक जो स्ट्रेटोस्फेरिक वर्ड है वो एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उससे लिया हुआ है. तो उस लेयर में नीचे होती है लेयर ट्रोपोस्फेयर, देन उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर. अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है इसमें जहाँ भी पोल्यूशन कॉज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन. वहाँ पे मेनली जो पोल्यूशन है वो ओजोन की वजह से कॉज होता है. सो ओजोन जो है वो बनती कैसे है और होती क्या है. ओजोन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ O3. ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूवी रेडिएशंस. यूवी रेडिएशंस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ये आते हैं सन से. सन से जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, यहाँ पे सन प्रेजेंट है जैसे कि, तो यहाँ से ये रेडिएशंस नीचे एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं. सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द यूवी रेडिएशंस. व्हेन यूवी रेडिएशंस एक्ट ऑन डाइऑक्सीजन, हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, O2. सन से क्या आई, यूवी रेडिएशंस. तो ये यूवी रेडिएशंस जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती हैं तो क्या बना लेती हैं, वो ऑक्सीजन प्लस यूवी, दैट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन. 2 नेसेंट ऑक्सीजन इसमें बन जाते हैं. नेसेंट का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन एटम अकेला प्रेजेंट हो, मतलब उसके साथ 2 ना लगा हो. जैसे उसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होता है कि 2 नहीं लगा होता. देन ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है फिर आगे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइन करता है O2 के साथ दोबारा से, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिससे क्या बन जाता है, ओजोन. दैट मीन्स व्हेन यूवी रेडिएशंस एक्ट ऑन डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओजोन इज प्रोड्यूस्ड. तो ये इसकी डिफाइन भी है और ये फॉर्मेशन भी है इसकी. ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल. अनस्टेबल होता है नेचर में एंड डीकम्पोजेज टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये फिर किस में ब्रेक होएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन. इट मीन्स ये रिएक्शन जो है रिवर्स भी हो सकती है, तो ब्रेक होके ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करेगा. इस वजह से ये अनस्टेबल नेचर का होता है. दस देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोडक्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. इसकी वजह से ये अनस्टेबल है, इसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन और डीकम्पोजिशन जो होती है उसमें एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. इसको इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं हम. नेक्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. अब जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है. वैसे तो जो ओजोन है दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस, लेकिन होता है कि जैसे कि ऊपर से सन रेज़ आ रही हैं तो ये सन रेज़, यूवी रेज़ हमारे अर्थ के ऊपर ऐसे नीचे दे रही हैं. तो ये जो लेयर होती है ये ओजोन लेयर होती है. ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, ये वैसे तो प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है हमारे लिए, लेकिन जब ये शील्ड के बीच में यहाँ पे होल हो जाता है, ओजोन होल जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है, तो सन रेज़ की जो यूवी रेज़ हैं दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस, वो नीचे आ जाती हैं और हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स कॉज करती है, जैसे कि स्किन कैंसर, स्किन एलर्जी, रैशेज़, रेडनेस, बहुत कुछ. तो ये सब कुछ किससे होता है, ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि ये ओजोन लेयर जो है इसमें होल हो जाता है, एक छेद जिसको हम बोलते हैं. ओजोन ब्लैंकेट इन द अपर एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. ओजोन ब्लैंकेट क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, एक शील्ड का काम करता है, ब्लैंकेट का काम करता है हमारे ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है, और हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है ताकि वो अर्थ तक ना पहुंच सके. बट इन रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ दिस लेयर. तो जब स्टडी करी गई इसकी, तो क्या रिपोर्ट्स में पाया गया कि ये जो लेयर है धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर. क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है उसमें कुछ केमिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. कौन कौन से केमिकल्स हैं, उसमें आ जाते हैं मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देन उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड, CCl4 एट्सेट्रा आर द केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन. मतलब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, CFC जो कि रेफ्रिजरेटर्स में पाई जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मतलब NO, देन क्लोराइड्स NCl2, CCl4. तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको डिप्लीट करने के लिए. तो इसकी ये आगे रिएक्शन भी दिखाई हुई है,
होता क्या है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2CF2, कैसे आया, क्लोरो Cl2, देन फ्लोरो F2, Cl2 एंड F2 ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, हैलोजेंस होते हैं मेनली, कार्बन बीच में लगाया हुआ है इसके, तो इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, एक होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल निकल जाता है, दूसरा क्या निकलता है, कार्बन फ्री रेडिकल। तो ब्रेक करा हुआ है, बस एक मॉलिक्यूल जो है क्लोरीन का बाहर निकाल के उसको क्लोरीन फ्री रेडिकल बना दिया है। वो क्लोरीन फ्री रेडिकल आगे ओजोन के साथ रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्लस O2 निकल जाता है। अब O2 तो यूज़ हो जाती है, लेकिन ये जो निकलता है ये आगे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्लोरीन फ्री रेडिकल और बना लेता है। तो ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है दैट इज़ वेरी हार्मफुल, जो कि डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट जब ज़्यादा पड़ती है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप को तोड़ लेता है, तोड़ के इस फॉर्म में ले आता है। दैट गिव्स क्लोरीन फ्री रेडिकल्स विच कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू द ऑक्सीजन। ओजोन से ऑक्सीजन बन जाती है, ऑक्सीजन तो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन उसके साथ जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है दैट इज़ वेरी हार्मफुल, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब जो ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। दिस लीड्स टू मैनी डिसीजेज लाइक स्किन कैंसर, सनबर्न, एजिंग ऑफ स्किन, कैटारेक्ट, आइज़ में जो प्रॉब्लम आती है वो हो जाती है, यूवी रेडिएशंस कैन किल मैनी फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब जो पानी में रहते हैं, डैमेज द फिश प्रोडक्टिविटी, फिश की प्रोडक्शन को भी कम करते हैं। इट कैन डिक्रीज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बाय इंक्रीजिंग द इवेपोरेशन ऑफ द सरफेस वाटर, मतलब पानी जो है वो सॉइल के ऊपर जो है सूख जाता है, जिसकी वजह से इवेपोरेट हो जाता है मेनली, तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो जाता है, तो सूखी रेत वहाँ पे प्रेजेंट होती है, सूखा पड़ जाता है। यूवी रेडिएशंस कैन डैमेज पेंट्स फाइबर्स कॉजिंग दैम टू फेड फास्ट, जल्दी वो फेड हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद आ जाता है मेन टॉपिक दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ अनडिज़ायरेबल मटीरियल्स इन द वाटर विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब वो अनचाही चीज़ें जो पानी में प्रेजेंट होती हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल हैं, फॉर द प्लांट्स ऑल्सो, उसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर पोल्यूशन। नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर कैन बी चेंज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉरेन मटीरियल्स। वैसे तो वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को और भी चेंज कर सकते हैं अगर हम फॉरेन मटेरियल जो उसमें पड़ रहे हैं ऐसे उनको चेंज कर दें तो जो वाटर का टेक्सचर है, उसका टेस्ट है, वो सब कुछ चेंज हो सकता है। मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स, यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है पोल्यूटेंट्स की, और ये कहाँ से उनको पाया जाता है। पोल्यूटेंट्स जैसे कि आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मेनली आ जाते हैं डोमेस्टिक सीवेज, घरों में जो कूड़ा होता है, कूड़ा करकट होता है, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट, घरों में से डोमेस्टिक सीवेज। एनिमल एक्सक्रीटा, जो एनिमल का लेफ्ट आउट पार्ट रह जाता है बाद वाला वेस्ट उनका। डिकेइंग एनिमल्स, जो मर जाते हैं। प्लांट्स, डिस्चार्ज फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, अब जो खाना बना रही फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि वो चिप्स बनाते हैं या बिस्किट्स बनाते हैं, तो उसमें से भी डिस्चार्ज होता है। या फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से आते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स मतलब केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं सॉइल के ऊपर, उसमें से प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है वो एज अ पोल्यूटेंट कॉज यूज़ करते हैं, कॉज करने के लिए पोल्यूशन को। टॉक्सिक हैवी मेटल्स, ये कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्रीज़ में से या फिर केमिकल फैक्ट्रीज़ में से। देन आगे सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स मतलब पार्ट्स। इरोजन ऑफ द सॉइल बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग, मतलब जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह करते हैं, स्ट्रिप माइनिंग करते हैं, वहाँ पे उनको प्यूरिफाई करने के लिए जो मेथड यूज़ करा जाता है, उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स उनके जो निकलते हैं, दैट ऑल्सो कॉज पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। केमिकल यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, फंजाई एंड वीड्स, मतलब वो वाले केमिकल्स जिनको यूज़ करा जाता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स जिनको बोलते हैं, उनको मारने के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम, पेस्टिसाइड्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहाँ से निकलती हैं, ये माइनिंग ऑफ द यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल्स, मतलब यूरेनियम क्या है, एक एलिमेंट है, पीरियोडिक एलिमेंट है, और जिसमें से मिनरल्स, जिनमें मिनरल प्रेजेंट होते हैं, तो मिनरल को अलग करने के लिए और यूरेनियम को अलग करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ करी जाती है, माइनिंग कहते हैं उसको। वो माइनिंग में से क्या निकलती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस।
या फिर हीट जो प्रोड्यूस होती है कहाँ से, वाटर यूज़ फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इतनी मशीन्स वगैरह यूज़ करती हैं, अब उनको कूल करने के लिए पानी यूज़ करते हैं, तो वो पानी जो है वो बाहर फेंका जाता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और बाहर वाला जो वाटर है वो भी पोल्यूट हो जाता है। तो ये है कुछ मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशंस। तो इसमें मेनली आ जाते हैं पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। पैथोजेंस जो होते हैं वो बैक्टीरिया है जो कि ऑर्गेनिजम्स और प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वाटर में जाते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। घर में से जो कूड़ा निकलता है प्लस जो एनिमल का वेस्ट पार्ट होता है उसमें से बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, पैथोजेंस। ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेन बैक्टीरिया। ह्यूमन के वेस्ट पार्ट में क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस। ये बैक्टीरियाज के नाम है, जिसको इसका शॉर्ट नेम है, इसको इकोलाई भी बोलते हैं, ऐसे ई डाल के डॉट फिर कोलाई लिख सकते हो आप। और स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस ये भी इसका एक नाम है दूसरे बैक्टीरिया का। सो इट कॉजेज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीजेज। इन दोनों बैक्टीरियाज की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है, मेनली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, मतलब इंटेस्टाइन में एक डिसीज़ कॉज होती है जो कि इन दोनों की वजह से होती है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम। एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज लीव्स, ग्रासेस। ऑर्गेनिक मतलब सारी जो प्लांट से रिलेटेड होती है चीज़ें, पत्ते हो गए उसके, घास होगी, ट्रैश मतलब वेस्ट मटेरियल जो भी उसमें एक्स्ट्रा लगी होती हैं, कैन पोल्यूट वाटर। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन विद इन वाटर ऑल्सो पोल्यूट द वाटर। अगर ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ हो जाए उसमें तो पानी उससे भी पोल्यूट हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर कैन कंज्यूम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। मतलब जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जैसे पानी में कोई भी वेस्ट मटेरियल फेंक दिया, अब पानी में वेस्ट मटेरियल फेंकने से क्या होता है कि उसमें बैक्टीरियाज भी चलेंगे। अब वो बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करेंगे, पानी में से ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करके बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। तो वो क्या करते हैं, बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी वाटर, वो डिकम्पोज कर देते हैं जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, मतलब पानी में से ही ऑक्सीजन लेके उसी को ख़त्म कर देना। इफ़ द कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DO। आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन DO या फुल फॉर्म आ जाती है। DO का मतलब होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन किस में, पानी में, इन वाटर। उन्होंने कहा कि अगर पानी जो है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट 6 ppm से कम है, 6 ppm का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6 है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन में से 6वां हिस्सा पानी में ऑक्सीजन का है। अगर उसकी कंसेंट्रेशन इससे कम होती है तो जो फिश की ग्रोथ है वो रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है। इफ़ टू मच ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड टू वाटर, और अगर इसमें पानी में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया जाए, ऑर्गेनिक मैटर अभी हमने करा है जैसे कि लीव्स, ग्रासेस, ट्रैश हो गया, ऑल द अवेलेबल ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप, तो वो अब वहाँ पे पत्ते प्रेजेंट होंगे तो पत्ते भी लेंगे उसमें से, पानी में से ऑक्सीजन। अगर वहाँ पे ग्रास प्रेजेंट होएगी वो भी ऑक्सीजन लेगी उसमें से। सो दिस कैन कॉज द डेथ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। अगर सारी ऑक्सीजन वो यूज़ कर लेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट वहाँ पे जो प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो जो एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे फिशेस रह रही हैं, बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारे क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 1 और 2 मार्क्स, दैट इज़ BOD। जैसे अभी हमने DO करा है वैसे ही एक BOD होता है, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये 1 और 2 मार्क्स में जनरली एग्जाम्स में आता ही है, इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की वो अमाउंट जो कि बैक्टीरिया को चाहिए होती है, क्या करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर। सपोज करो ये एक छोटा सा तालाब है, तो इसमें पानी है प्रेजेंट। अब ये पानी में क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, अब बैक्टीरिया भी इसी में आएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर अभी हमने करा, लीव्स हो गया, ट्रैश हो गया, ग्रासेस हो गए, उनको तोड़ने के लिए, उनका ब्रेक डाउन करने के लिए जो बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की अमाउंट को यूज़ करेगा जो कि पानी में प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब उसको इतनी ऑक्सीजन चाहिए
ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सके, उसको तोड़ सके वहाँ पे। द अमाउंट ऑफ BOD इन वाटर इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर। मतलब जितना ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट होएगा, बैक्टीरिया को उतना ही ऑक्सीजन चाहिए होएगी। क्लीन वाटर में जो BOD की वैल्यू है वो 5 ppm से कम होती है। मतलब जो बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा पानी लग रहा है उसमें 5 ppm से वैल्यू कम होती है BOD की, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ही कम होती है उसमें। हाईली पोल्यूटेड वाटर, और जो पानी जितना गंदा दिखता है उसमें BOD की वैल्यू जो है 17 ppm या उससे ज़्यादा होती है। तो ये 1 मार्क या 2 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद करना फॉर द एग्ज़ाम्स। केमिकल पोल्यूटेंट्स। अब जो पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो हमने नॉर्मली पढ़े हैं, अभी पेस्टिसाइड्स हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। इनके अलावा केमिकल पोल्यूटेंट्स में आ जाते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में से मोस्टली केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि लेड, मरकरी, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। दीज केमिकल्स गिव वेरी बैड इफेक्ट टू ग्राउंड वाटर एंड वाटर बॉडीज आर पोल्यूटेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस नोन एज लीचिंग। लीचिंग का क्या मतलब होता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये सारे कहाँ पे फेंके जाते हैं, ग्राउंड वाटर में या फिर पानी, जहाँ पे भी आप नदी देखते हैं, कोई रिवर देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो उसमें वो पानी फेंका जाता है, गंदा पानी। तो उसमें वो पानी जाके केमिकल रिएक्शंस कॉज करता है, उसको क्या बोल देते हैं हम, लीचिंग। 1 मार्क क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑल्सो पोल्यूट मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर। अगर पेट्रोल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट फेंका जाए पानी में तो वो भी जो है पोल्यूट करेगा पानी को। सो एग्जाम्पल आ जाते हैं मेजर ऑयल स्पिल्स इन ओशंस। ऑयल स्पिल्स मतलब जिसमें से पेट्रोल निकलता है वो ओशंस में फेंके जाते हैं और उनका भी पानी क्या होता है, पोल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स। दीज आर मोस्टली क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लोरीनेटेड अभी हमने करा, जो होते हैं क्लोरीन से बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स, मतलब आगे उनके H या C से कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स मतलब P से रिलेटेड कंपाउंड होता है जो। एंड मेटेलिक सॉल्ट्स, दीज दे डिज़ोल्व इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट। बहुत ही कम एक्सटेंट तक पानी में ये डिज़ोल्व होते हैं और उनको पोल्यूट करते हैं। सिंस ऑल द पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक इन नेचर। वैसे तो पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो पेस्ट ख़त्म कर दे, जो जितने भी कीड़े मकोड़े प्रेजेंट है खेतों में या फसल में उसको वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो टॉक्सिक होता है। अगर कीड़े मकोड़ों के लिए टॉक्सिक है तो वो फसल के लिए भी तो हो सकता है। सो दे आर इंजरियस टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों के लिए इंजरियस होते हैं, दोनों को डेथ कॉज करते हैं, दोनों को ख़त्म कर देते हैं। थर्ड आ जाता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, PCBs। अगेन फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी भी। PCBs की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीक्लोरिनेटेड, मतलब क्लोरीन जो है वो पॉली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड बाइफिनाइल्स मतलब फिनाइल के 2 स्ट्रक्चर्स वहाँ पे हैं, तो उससे रिलेटेड है ये सारा। दीज आर द केमिकल कंपाउंड सच एज फ्लूइड्स इन ट्रांसफॉर्मर्स एंड कैपेसिटर्स। ट्रांसफॉर्मर्स आपको जनरली पता है जो यहाँ पे रोड्स पे होते हैं, एंड कैपेसिटर्स जो लगे होते हैं उनके साथ अटैच्ड होते हैं। तो उसमें जो केमिकल कंपाउंड्स जो यूज़ होते हैं एज अ फ्लूइड, जिन उनमें यूज़ करा जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, PCBs। दीज आर रिलीज इन एटमॉस्फेयर एज वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में इनको देते हैं। दे मिक्स विद रेन वाटर। अब ये ट्रांसफॉर्मर सारे ओपनली ऐसे पड़े होते हैं तो वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और कंटेमिनेट कर देते हैं पानी को। तो जो ऊपर से रेन आ रही है वो रेन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लगा हुआ है तो इससे जो वेपर्स निकलेंगे वो सारे रेन वाटर में जाएंगे और जो अर्थ के ऊपर पानी आएगा दैट इज़ पोल्यूटेड इन नेचर और दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। यूट्रॉफिकेशन, दिस इज़ ऑल्सो 1 मार्क डिफाइन। ये आपको सारे 1 मार्क में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द प्रोसेस इन विच एल्गे लाइक ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। अभी हमने डिस्कस करा कि पानी में तो बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, अब वो बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने जा रहा है वो तो यूज़ कर रहा है जो उसमें ऑक्सीजन है पानी में प्रेजेंट, इसके अलावा एल्गे जो वहाँ पे प्रेजेंट होएगा वो भी तो यूज़ करेगा। तो एल्गे, फंगस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जब भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को जो पानी में प्रेजेंट है उसको यूज़ करेंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, यूट्रॉफिकेशन। इट इज़ हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स दूसरे रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी और वो सांस नहीं ले पाएंगे, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। अभी जैसे कि हमने स्टडी करा कि ड्रिंकिंग वाटर में बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं
एलिमेंट्स के अलावा जो उनकी कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए पानी में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब किस अमाउंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, उसकी रेशियो बताई हुई है। जैसे कि कंसंट्रेशन है फ्लोराइड, सबसे पहले आ जाता है अप टू 1 ppm, बस 1 ppm तक फ्लोराइड की कंसंट्रेशन पानी में प्रेजेंट होनी चाहिए। इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स इफ़ इट इज़ यूज एज ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम इसको पानी में यूज़ करें तो। द फ्लोराइड आयंस मेक द फ्लोराइड, इसको ऐसे लिखा हुआ है, मेक द इनेमल ऑन टीथ, टीथ के ऊपर जो वाइट पार्ट वाइट कलर के होते हैं वो इनेमल बोलते हैं उसको, तो ये इनेमल बनाता है मच हार्डर बाय कन्वर्टिंग द हाइड्रोक्सी एपेटाइट, नेचुरली ये बनाता है उनके ऊपर, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट कन्वर्ट कर देता है उसको ऐसे, उसका फॉर्मूला ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। द इनेमल ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ इनटू मच हार्डर फ्लोरापेटाइट, मतलब हाइड्रोक्सी एपेटाइट को किस में चेंज कर देता है, फ्लोरापेटाइट, फ्लोराइड आयन जो होते हैं। तो यहाँ पे CaOH ट्वाइस की जगह क्या लग जाता है, CaF2। कंसेंट्रेशन जो होती है फ्लोराइड की अबव 2 ppm, उन्होंने कहा कि अभी जनरली 1 ppm तक होनी चाहिए वो, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो इट कॉजेज़ ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ, जिसकी वजह से जो टीथ हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं या ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इज़ हार्मफुल टू बोन्स ऑल्सो, ये हड्डियों को भी हार्मफुल, उनके लिए भी हार्मफुल होता है, उनको कमज़ोर बनाता है। लेड, अपर लिमिट कंसेंट्रेशन ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज़ अबाउट 50 ppm, 50 ppm लिमिट है एक लेड की, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट कैन डैमेज किडनी, अगर ये ज़्यादा होएगा तो लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट्सेट्रा, पानी में अगर ये इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा हुई तो ये ख़त्म कर देगा उसको। सल्फेट, एट मॉडरेट लेवल इट इज़ हार्मलेस, अगर तो बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में मॉडरेट लेवल में यूज़ करें, ना ज़्यादा ना कम, तो ये हार्मलेस है, बट एक्सेस अगर ज़्यादा मिले तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। नाइट्रेट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ नाइट्रेट शुड बी 50 ppm, नाइट्रेट की भी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 50 ppm, अगर ज़्यादा होती है तो इट कैन कॉज डिजीजेज सच एज मिथेमोग्लोबिनीमिया, दैट इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो बेबी में कलर चेंज कर देता है उसका कलर, वैसे उसमें मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से स्किन कलर आता है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट हो जाएगी, मिथेमोग्लोबिनीमिया, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर का दिखेगा, मतलब उसकी सारी बॉडी का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि अभी हमने करा एक डीओ के बाद हमने करा था बीओडी के बाद अभी आ रहा है COD, तो ये तीनों एज अ डिफरेंस भी पूछ सकते हैं या एज अ डिफाइंस भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वाटर इज़ ट्रीटेड विद K2Cr2O7, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्योंकि K2, डाई क्योंकि Cr के साथ 2 लगा हुआ है, डाइक्रोमेट क्रोमियम के साथ लगा हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम टू ऑक्सीडाइज पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस, मतलब पानी चाहिए होता है इसके साथ ट्रीट करने के लिए एसिडिक मीडियम में, मतलब जहाँ पे H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो उसमें, टू ऑक्सीडाइज द पोल्यूटिंग सब्सटेंस, जो भी पानी में गंदी सब्सटेंस प्रेजेंट है, पोल्यूटिंग है, विच कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाई माइक्रोबियल एक्शन, जिनके ऊपर ना तो बैक्टीरिया काम कर सकता है, ना एल्गे, ना फंजाई, कोई भी काम नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द रिमेनिंग इज डिटरमाइंड बाय बैक टाइट्रेशन विथ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, एक तो जैसे वहाँ पे सब्सटेंस, पोल्यूटिंग सब्सटेंस एक प्रेजेंट है सपोज करो पानी में, तो इसको ट्रीट करना है, इसको तोड़ना है, तोड़ने के लिए इसमें हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो पानी को हम ट्रीट किसके साथ करवा देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में, जिससे क्या होता है कि ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जो ब्रेक डाउन होने के बाद भी कुछ सब्सटेंस यहाँ पे रह जाती है, तो वहाँ पे फिर से टाइट्रेशन होती है सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जो इसको और तोड़ता है। सो फ्रॉम द कंसेंट्रेशन ऑफ K2Cr2O7 कंज्यूम्ड, जितनी भी ये कंज्यूम होती है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज इन द ऑक्सीडेशन इज़ कैलकुलेटेड, तो जितनी यहाँ पे यूज़ हुई इसमें ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल्स हैं, उससे हम ऑक्सीजन की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि पानी में वो कितनी प्रेजेंट थी। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहते हैं। आगे इसका ये जो रिएक्शन दी हुई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, K2Cr2O7 + 4H2SO4, मतलब
4 मॉलिक्यूल्स किसके लेने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। अब जो एसिडिक मीडियम था वो और कुछ नहीं बल्कि इसी को कहते हैं। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं H2SO4 को, तो इसमें से क्या निकलता है, एक H पॉजिटिव आयन, दूसरा निकलता है HSO4 नेगेटिव। तो ये जो है H पॉजिटिव आयन ये एसिडिक मीडियम का काम करता है। ये HSO4 जो है ये आगे कंबाइन कर लेगा इसके साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की रिएक्शन है, आपको साथ में लिखनी होती है। तो HSO4 नेगेटिव जो है वो आगे कंबाइन करेगा, ये मीडियम का काम करेगा। तो क्या निकला सबसे पहले, K2SO4 नेगेटिव, ये रहा। दूसरा क्या था, Cr2SO4 थ्राइस। जितने भी रह जाते हैं वो आप इसमें बैलेंस कर सकते हो इसको। साथ में एक निकलता है 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के और 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। कितने ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन इसमें से रह जाते हैं बाकी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ये इट्स वेरी कॉमन, मतलब जो पोल्यूशन सॉइल में कॉज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉइल पोल्यूशन। इसके सोर्सेज है डिफरेंट, और डिफरेंट सोर्सेज में सबसे पहले आ जाता है पेस्टिसाइड्स। अभी हमने पढ़ा पहले भी कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पेस्ट को ख़त्म करते हैं, जो फसलों में कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें आ जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इसके अलावा फंगाइसाइड्स या फंजीसाइड्स इनको बोल देते हैं। तो ये सारे क्या है, पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, उसकी टाइप्स हैं। कीड़े मकोड़ों की अलग अलग टाइप के बेसिस पे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा इंसेक्टिसाइड। मोस्ट कॉमन इंसेक्टिसाइड जो होता है वो पाया जाता है दैट इज़ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी बताया था मैंने DDT जो बहुत यूज़ होती थी पहले, BHC। तो ये इनकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्रा क्लोराइड, और BHC की हो जाती है दैट इज़ बाइफिनाइल हेक्साक्लोराइड। देन एज दे आर नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर दे स्टे इन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब वो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती, तो इस वजह से ये सॉइल में ज़्यादातर रहती है। दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, सॉइल इनको अपने आप में एब्जॉर्ब करती है। एंड कंटेमिनेट मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस की मिलावट कर देना सॉइल में। रूट क्रॉप्स में जैसे कि रेडिश, कैरेट, तो इनमें ये कंटेमिनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। देन इज़ द हर्बिसाइड्स, दीज आर द कंपाउंड्स यूज टू कंट्रोल द वीड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि अनवांटेड प्लांट, एक तो होते हैं कि प्लांट्स होते हैं, उनके अलावा जो अनचाहे प्लांट साथ में उग जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स वहाँ पे स्प्रे करते हैं। तो उसमें एग्जांपल आ जाता है नेमली सोडियम क्लोरेट दैट इज़ NaClO3 एंड सोडियम आर्सेनाइट दैट इज़ Na3ASO3। दे आर कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड्स बट आर्सेनिक कंपाउंड्स। मेनली ये क्या होते हैं, आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बीइंग टॉक्सिक आर नो लॉन्गर प्रेफर, टॉक्सिक होने की वजह से ये प्रेफर नहीं करे जाते। तो मेनली ये दोनों यूज़ किए जाते हैं इसमें। फंजीसाइड्स, ऑर्गेनोमर्करी मतलब Hg से रिलेटेड कंपाउंड जो होता है मर्करी से, आर द मोस्ट कॉमन फंजीसाइड्स माने जाते हैं वो। इनकी जो डिसोसिएशन होती है सॉइल में वो मर्करी प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक नेचर की होती है और हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए। अब जो मर्करी है आपको जनरली इसके बारे में 2-3 चीज़ें पता होंगी कि ये जो है वो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। दूसरा जो मरकरी होती है वो थर्मोमीटर्स में यूज़ होती है, सिल्वर कलर की जो आप देखते हो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज़ मरकरी। जो वो थर्मोमीटर्स होते थे पहले वाले उनको आप ऐसे फेंक भी नहीं सकते हो, टूट जाएंगे। तो वो मरकरी इधर उधर अगर आपके घर में कहीं पे रह जाए और अगर वो टच हो जाए आपकी स्किन, आप अंदर चले जाए आपकी स्किन के, तो वो हार्मफुल होती है। सो ध्यान से रखना चाहिए, थर्मोमीटर्स वगैरह को टूट जाए तो उनको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे पहले आ जाता है इसमें। इट हैज़ बीन सीन दैट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर थ्रोन इनटू वाटर और डम्प्ड इनटू द सॉइल। तो पानी में फेंका जाता है या फिर सॉइल में फेंक देते हैं उनको। सो दीज इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। इंडस्ट्रीज़ में से अगर कोई कूड़ा वगैरह निकलता है तो वो उसमें टॉक्सिक केमिकल्स ही होते हैं विच आर मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि अच्छे नहीं होते इन्वायरमेंट के लिए, उनको हम डिग्रेड भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, मेटल वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वेस्ट तो उनमें से बहुत टॉक्सिक निकलता है, वो सारा सॉइल में फेंक देते हैं। माइनिंग, सीमेंट्स, ग्लास इंडस्ट्रीज़ जो कांच वगैरह की होती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूसर जिप्सम, POP वगैरह, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखते हो तो जिप्सम वगैरह बनते हैं उससे।
तो ये जो डिस्पोजल होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रीज़ का सॉलिड वेस्ट का इज़ नॉट डन बाय सुटेबल मेथड्स एंड कॉज मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स। सुटेबली इनको नहीं अच्छे से डिस्पोज ऑफ करते, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट में कॉज होती है। स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन कॉज होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ अच्छे से नहीं करते, इम्प्रॉपर होता है वो मेन कारण होता है इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने का, मतलब उसको पोल्यूशन, उसमें पोल्यूशन कॉज करने का। सो जो वेस्ट की मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ऑल डोमेस्टिक वेस्ट शुड बी प्रॉपरली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। जितना भी घरों में से कूड़ा वगैरह निकलता है उसको प्रॉपरली कलेक्ट करके अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो ये 2 तरीके हैं, बहुत स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको यूज़ करके इन्वायरमेंट पोल्यूशन को आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ दैट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। Green chemistry is a way of thinking and is about utilizing the knowledge and principles of chemistry that would control the increasing environmental pollution. अब इनके अलावा अगर केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज है उसमें स्टडी करें तो एक आ जाती है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री एक अलग ही पर्सपेक्टिव है सोचने का, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें जितनी भी नॉलेज हैं या जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उन सब को फॉलो करके केमिस्ट्री के हम जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ में ग्रीन केमिस्ट्री कैसे यूज़ होती है? ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। आप जैसे क्लोथ्स जो हैं लॉन्ड्री के लिए भेजते हो या ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हो तो उसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट लाइक CCl4। तो वहाँ पे वो क्या यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं, CCl4 को यूज़ करते हैं, जो कि हैलोजिनेटेड, क्योंकि इसमें Cl प्रेजेंट है तो वो हैलोजन होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब कोई भी लिक्विड चीज़। तो उसको किससे रिप्लेस कर दो? CO2 से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कर दो, लिक्विड फॉर्म में जो प्रेजेंट होती है, जो कि कम हार्मफुल होती है ग्राउंड वाटर के लिए, क्योंकि जो ड्राई क्लीनिंग का पानी होता है वो तो सॉइल में ही फेंकना है अल्टीमेटली, तो जिसकी वजह से सॉइल में पोल्यूशन कॉज होएगा। तो अगर हम CCl4 की जगह CO2 को यूज़ करें तो भी क्लीनिंग वैसे ही हो सकती है, और इसको फेंकेंगे तो ये हार्मफुल भी नहीं होएगी, तो रिप्लेस करना है इससे। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इज़ यूज फॉर पर्पस ऑफ ब्लीचिंग क्लोथ्स को ब्लीच करना होता है, वाइट करने के लिए कपड़ों को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो H2O2 को यूज़ करना चाहिए। ब्लीचिंग ऑफ पेपर इन प्लेस ऑफ क्लोरीन H2O2 इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ पेपर। अगर कपड़े कर सकते हैं उसके साथ तो पेपर को भी कर सकते हैं, तो क्लोरीन की जगह भी यहाँ पे किसको यूज़ करें, H2O2 को, क्योंकि क्लोरीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो हार्मफुल होती है। सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स भी बनाने हैं तो उसमें भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इथेनल जो है CH3CHO इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन सच एज दिस। तो इसमें भी आप ये कैटलिस्ट वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हो, और पैलेडियम वाटर में यूज़ किया जाता है। इथीन लिया, उसमें ऑक्सीजन ऐड करा, यहाँ पे ब्रेकेज होएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा और दूसरा यहाँ पे चला जाएगा। तो मेनली क्या होता है, यहाँ पे जो ये होती है आपकी जनरली जो आप रिएक्शन आपने करी है छोटे होते, लेकिन इसमें क्या होएगा कि कैटलिस्ट जब हम यूज़ करते हैं और पैलेडियम में वाटर यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के ये यहाँ पे चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, CH3, और यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन निकल गया तो एक जगह खाली होगी, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन जो है इसमें क्या करते हैं कि वो केमिकल सिंथेसाइज करने के लिए उन्होंने बोला है कि इसको यूज़ करेंगे हम इथेनॉल को, तो वो कम प्रोडक्शन करेगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। Thank you. For more videos, subscribe to the channel Science Veda.